मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सभी बच्चों का गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, अभी हमारा परिवेश, हमारा देश वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहा है और सारे देश में फैला हुआ है। तो बच्चों, हमें इससे सतर्क रहना होगा, हमें सावधान रहना होगा। हमें हमेशा मास्क का प्रयोग करना होगा, हमें हाथों को साबुन से धोना होगा। हम कहीं बाहर से आए तो अपने हाथ पैर को साबुन से धोएं। जब हमें बहुत जरूरी काम हो तभी हम घर से बाहर निकले, अन्यथा आप घर में रहें और सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। बच्चों, आपका इस वैश्विक महामारी के कारण विद्यालय बंद है और आपकी कक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन चल रही है। तो बच्चों, आप भी अपने घर में मन लगा करके पढ़ाई करें और ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हों। बच्चों, अब मैं आज आपके बीच में नए पाठ को लेकर के और नए पाठ्य पुस्तक को लेकर के आए हैं। बच्चों, आप सब जैसा कि मालूम है कि आप अगली कक्षा में नए सत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आप नए सत्र के नई कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। तो आप पिछले वर्ष 5वीं कक्षा में थे, अब आप 6ठी कक्षा में आ चुके हैं। उम्मीद है बच्चों, आप सब जिस प्रकार से मुझे पिछले वर्ष पिछली वीडियो में जिस प्रकार आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को आप देखते रहें और उससे जानकारी प्राप्त करें, वैसा मैं उम्मीद इस नए सत्र में भी आपसे यही अपेक्षा करता हूं। मेरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए, आप सबका नए सत्र में नई कक्षा में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग नई ऊर्जा, नए जोश के साथ अब हम लोग अध्यापन का कार्य करेंगे, पढ़ने और सीखने का काम करेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके बीच में JCERT की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है, जिसका एक भाग है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था अर्थात नागरिक शास्त्र। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में और भी आपके 2 पुस्तक हैं, हमारा गौरव इतिहास और हमारा पृथ्वी भूगोल। तो सामाजिक विज्ञान में 3 विषय हैं, इतिहास, नागरिक और भूगोल। तो आज हम शुरुआत करेंगे नागरिक शास्त्र, वर्ग 6 का नागरिक शास्त्र का पहला पाठ से। बच्चों, मैं बारी बारी से आपको वर्ग 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इतिहास, नागरिक, भूगोल को आपके बीच में लेकर के आऊंगा, जहां मैं आपको पाठ में दिए गए विषय को आपके बीच प्रमुखता से रखूंगा, आपको समझाऊंगा। और इसके बाद आज हम लोग नागरिक पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में इतिहास, फिर अगले वीडियो में भूगोल को भी आपके बीच हम लेकर के आएंगे। उम्मीद है आप सब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं पहला पाठ, हमारा समाज विविधता से भरा हुआ है। अर्थात हम जहां रहते हैं, हम जिस परिवेश में रहते हैं, अपने आसपास का जो जीवन है वह विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता का अर्थ कहने का यह हुआ कि हमारे आसपास के रहने वाले लोगों का रहन सहन, खान पान, बोली, व्यवहार इत्यादि क्या है, अलग अलग है। साथ ही साथ में हमारे बीच में जितने भी लोग रहते हैं
कोई हिंदू हैं, कोई मुस्लिम हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई हैं, तो हर धर्म के मानने वाले लोग भी यहाँ निवास करते हैं, आसपास में रहते हैं। आप बच्चे विद्यालय में पढ़ते होंगे, तो आपके विद्यालय में आपके कुछ मित्र होंगे, और निश्चित है कि वे मित्र आपके जैसा नहीं दिखते होंगे, अर्थात कहने मतलब आपसे कुछ हटके होंगे, कुछ अलग दिखते होंगे। आपकी बोली और आपके मित्र की बोली वो भी अलग होगा। साथ ही साथ वे अलग धर्म के मानने वाले होंगे, आप अलग धर्म के मानने वाले होंगे। उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा और आपका रहन सहन, खान पान और पहनावा क्या होगा, अलग अलग भी हो सकता है। कुछ मित्र आपके पसंद नापसंद, आपके खान पान को मिलता जुलता होगा, लेकिन कुछ मित्रों में ये नहीं दिखता होगा। तो कहने का अर्थ है कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे गांव, हमारे आसपास का जीवन क्या है, विविधता से भरा हुआ है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं पहला पाठ से, हमारा समाज विविधता से भरा हुआ। तो समाज क्या है बच्चों? तो समाज के बारे में हम पहले जान लें कि समाज क्या है। तो ध्यान देंगे, समाज यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं तथा अपने रीति रिवाजों एवं परंपराओं का निर्वहन करते हैं। कहने का मतलब है कि समाज एक ऐसा समूह होता है जो किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र में, चाहे वह गांव हो, चाहे वह शहर हो, तो इन भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति के लोग, हाँ, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, चाहे वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और आपका जो जातियां हैं, तो हर जाति के अलग अलग, तो इनकी संस्कृति, इनका रीति रिवाज, इनकी परंपरा क्या है, सब अलग है, लेकिन एक भौगोलिक क्षेत्र में ये निवास करते हैं और अपने रीति रिवाजों का निर्वहन करते हैं। तो समाज क्या है? समाज एक ऐसा समूह है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ मिलते हैं और निवास करते हैं तथा अपने धर्म के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे भारत, हमारा बहुरंगी विविधता वाला देश भारत है। जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही होगा कि हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? अंग्रेजों से मुक्त हुआ था। और यह एक भारत क्या है? विशाल देश है। इसकी एक विशिष्ट पहचान है कि अनेकता में भी हमारा देश क्या है? एक है। तो हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और यह एक बहुत बड़ा गणतांत्रिक देश बना, अर्थात विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश हमारा भारत है। तो आज हम इस पाठ में पाठ्य पुस्तक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की पाठ्य पुस्तक में हम लोग आज बहुरंगी विविधता वाला देश, भौगोलिक विविधता, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता, खान पान में विविधता, भाषाई विविधता, परिधान विविधता और आर्थिक विविधता को जानेंगे और समझेंगे। तो कहने मतलब है कि हमारे देश की भौगोलिक विविधता अर्थात हर जगह का क्षेत्र अलग अलग है। कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, कहीं घने जंगल है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पठार है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, इसके बारे में भी जानेंगे। खान पान अर्थात हमारा देश कई राज्यों में विभक्त है, कई राज्य यहाँ हमारे देश में हैं और हर राज्यों की अपनी खान पान में विविधता होती है। अर्थात आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपका जो भोजन होता होगा, जो खान पान होता होगा, वह दक्षिण भारत के राज्यों से अलग होगा। उसके बाद भाषाई विविधता अर्थात बोली, अर्थात हम हिंदी भी बोलते हैं, खोरठा बोलते हैं, किसी राज्य में तमिल, पंजाबी, मणिपुरी, असमी, ओडिसी इत्यादि भाषा बोलते हैं। हर राज्य की अलग अलग भाषा भी है। तो इन सारे भाषा, रहन सहन, खान पान, पहनावा इत्यादि विविधताओं को हम बारी बारी से देखेंगे। तो बच्चों आप सब ध्यान से
ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वर्ग 6 की विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 1 हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ। तो इस पाठ्य पुस्तक को पृष्ठ संख्या 1 हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की ओर, जहां हम पाठ्य में दिए गए विषयों के बारे में बारी बारी से जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों आइए पाठ्य पुस्तक की ओर चले। पृष्ठ संख्या 1 हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ। आइए बच्चों अब हम लोग पाठ्य पुस्तक में अध्याय 1 हमारा समाज विविधता से भरा हुआ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो बच्चों हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ हमें विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार, भाषा और बोली क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। हमारे आसपास का सामाजिक जीवन काफ़ी विविधताओं से भरा है। तो इस पाठ में हम अपने देश भारत की विविधताओं के बारे में जानेंगे और समझेंगे। बच्चों आप आज बहुरंगी विविधता वाला देश हमारे भारत के बारे में जानेंगे, जहां आप भौगोलिक विविधता, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधता, खान पान में विविधता, भाषाई विविधता, परिधान में विविधता और आर्थिक विविधता को जानेंगे। भौगोलिक विविधता क्या है? अर्थात हमारा भारत देश एक समान हर क्षेत्र में नहीं है। कहीं नदी है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं घने जंगल हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विविधता नज़र आ गई। आइए हम आगे इसको देखेंगे। अभी हम देखते हैं हमारे आसपास का सामाजिक जीवन। बच्चों जैसा मैंने पहले बताया कि समाज, तो समाज क्या है, तो आप नीचे देखते होंगे पाठ्य पुस्तक में जहां आपको समाज की परिभाषा दी गई है। समाज क्या है? तो समाज यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ क्या करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं तथा अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का निर्वहन करते हैं। अर्थात एक स्थान में किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं जहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उन धर्मों के कई जातियाँ साथ में रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, अपने जो रीति रिवाज हैं, अपने धर्म के अनुसार जो परंपरा हैं उसका ये पालन करते हैं, निर्वहन करते हैं। तो हमारे आसपास का सामाजिक जीवन कैसा है? तो परिवार क्या है? समाज की पहली इकाई है। हम सब, आप भी अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने चाचा चाची, अपने चचेरे भाई बहनों के साथ आप रहते होंगे। तो परिवार में हमें क्या प्राप्त होता है? तो परिवार समाज की सब पहली इकाई है। इसी परिवार में हम अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा, अब परिवार के द्वारा हमें क्या मिलता है? एक अच्छी शिक्षा मिलती है। माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, दादा के द्वारा, दादी के द्वारा, बड़ी बहन, बड़े भाई, चाचा चाची इत्यादि के द्वारा हमें शिक्षा दी जाती है। अच्छी शिक्षा बताई जाती है। सच बोलना, चोरी नहीं करना, बड़ों की इज्जत करना, अन्य कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी आदतें से संबंधित जानकारी हमें अपने परिवार से प्राप्त होती है। तो परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा भी तय होती है। परिवार के बाद हमारा विद्यालय, जहाँ आप पढ़ने आते हैं, जहाँ आपके शिक्षक होते हैं, जहाँ आपके मित्र रहते हैं। और जब भी आप विद्यालय आते होंगे तो निश्चित है बच्चों कि आपके विद्यालय में आपके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे
वह विभिन्न धर्म के और विभिन्न परिवेश के आते होंगे। आपका रहन सहन और आपके अन्य विद्यालय के अन्य मित्रों का रहन सहन, खान पान, पहनावा क्या होगा, सब अलग होगा। तो परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में भूमिका निभाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि विद्यालय हमें शिक्षित करता है, हमें सुसंस्कृत करता है, हमें अच्छे सभ्य नागरिक बनने के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षक हमें शिष्टाचार, अनुशासन इत्यादि बातों से हमें अवगत कराते हैं। कुल मिलाकर विद्यालय में बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और एक सभ्य नागरिक बनते हैं। तो परिवार के बाद विद्यालय क्या करता है, हमारे समाज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। क्या है बच्चों, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चियाँ अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग होता है। क्या आपके परिवार के भाई बहन या कक्षा के मित्र आपकी तरह दिखते हैं? क्या आपकी पसंद और खान पान उनकी ही तरह है? तो निश्चित से आपका इस उत्तर नहीं में होगा। अर्थात जो आपके भाई बहन हैं या जो आपके कक्षा के मित्र हैं, निश्चित है कि वह आपके तरह नहीं दिखते होंगे। हो सकता है कि कुछ खान पान जो आपको पसंद है कुछ अन्य मित्रों को भी पसंद होगा, लेकिन सभी मित्रों को नहीं होगा। मान लिया जाए कि आप आम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी मित्र आपके होंगे जिनको आम पसंद नहीं होगा, उनको सेब पसंद होगा, कोई अन्य फल पसंद होगा। आप जो कपड़ा पहनते हैं, जो बोली बोलते हैं, वैसा ही कपड़ा या वैसा ही बोली आपके मित्र भी कुछ बोलते होंगे और कुछ मित्र नहीं बोलते होंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि आपके परिवार के भाई बहन हो या आपके कक्षा के मित्र हो, आपकी तरह नहीं दिखते हैं। आपका पसंद, आपका खान पान एक जैसा नहीं होगा। यही हमारी विविधता है। फिर भी एक रहन सहन अलग हो, पहनावा अलग हो, खान पान अलग हो, बोली अलग हो, फिर भी हम एक साथ खेलते कूदते हैं और अनुशासन विद्यालय में सीखते हैं। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य भी क्या है? अनुशासन। अर्थात अच्छी शिक्षा क्या हमें बनाती है, हमें क्या लक्ष्य तय करती है? तो अनुशासन सिखाती है। विद्यालय विद्यार्थियों को एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। कहने का अर्थ है कि विद्यालय जिस प्रकार हमें परिवार हमें अच्छी शिक्षा देती है, हमें संस्कार बनाती है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय भी क्या है, समाज के प्रत्येक नागरिक को एक सभ्य नागरिक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ साथ में अनुशासन सिखाता है, साथ साथ में विद्यालय में हमें संस्कार भी, अर्थात बड़ों की इज्जत करना, अच्छी बातें, ज्ञान भरी बातें हमें शिक्षकों द्वारा मिलती है। तो विद्यालय क्या करता है? विद्यालय एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ उनकी क्षमताओं को उभारने में सहयोग करता है। कहने का मतलब है कि बच्चा विविध विलक्षण के होते हैं, उनमें कई योग्यता होती है, उनमें कई गुण होते हैं। तो विद्यालय क्या करती है? उनको उसी अनुसार से उनकी योग्यता को उभारती है, उनकी क्षमता को परख कर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उनको आगे रास्ता दिखाती है, मार्गदर्शन विद्यालय करते हैं। जब कोई विद्यार्थी या डॉक्टर, शिक्षक, वकील या राजनेता बनता है तो इसका लाभ किसे मिलता है? तो समाज को मिलता है। तो विद्यालय से निकले हुए बच्चे विद्यालय से शिक्षित होकर के कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई शिक्षक बनते हैं, कोई वकील या राजनेता बनते हैं, तो इन सब लोगों का लाभ समाज को मिलता है। हम झारखंड राज्य में रहते हैं, तो झारखंड का समाज भी क्या है? विविधताओं से भरा हुआ है, विविधताओं से परिपूर्ण है, जिसे हम
आगे की कक्षाओं में आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी हम आगे देखते हैं बहुरंगी विविधता वाला देश हमारा भारत। तो बच्चों, हम किस देश में रहते हैं? तो आपका जवाब होगा भारत। तो हमारा देश भारत है, हम भारत में रहते हैं। और आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि आप किस राज्य में रहते हैं, तो आपका जवाब होगा झारखंड। यह याद रखने वाली बात है बच्चों, इसे हम सभी याद रखें। बच्चों, पृष्ठ संख्या 2 में, आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 2 में हमारा भारत का मानचित्र दिख रहा है, जहां आप कई तरह की नदियां, कई तरह के नदियों के नाम आप देख रहे हैं, पठारों का नाम देख रहे हैं, हमारे पड़ोसी देशों का नाम देख रहे हैं। तो यह हमारा भारत देश का नक्शा है और हमारा भारत एक महान है, हमारा भारत महान देश है। तो भारत के बारे में, अपने देश के बारे में जान लें कि भारत एक विशाल देश है। 15 अगस्त 1947 को यह देश स्वतंत्र देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर अवतरित हुआ था। अर्थात हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। कब? 15 अगस्त 1947 को। और उस समय से विश्व के मानचित्र में हमारा देश का पदार्पण हुआ, अवतरण हुआ। 26 जनवरी 1950 को एक गणतांत्रिक देश बना। अर्थात हमारा देश गणतंत्र कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। अर्थात उसी दिन से हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। अर्थात अनेकता में एकता, अनेक लोग यहाँ रहते हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अन्य भारत के अन्य राज्यों में कई तरह की जातियाँ, जनजातियाँ, उपजातियाँ इत्यादि निवास करते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, बोली व्यवहार, रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक त्यौहार मनाने के ढंग सभी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। फिर भी अनेकता में भी हमारा देश एक है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क भारत की विविधता में एकता अद्भुत है। कहने का अर्थ है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और भारत की विविधता में एकता अद्भुत है। आगे देखें बच्चों, आप पृष्ठ संख्या 3 में आ जाएं। तो बहुरंगी विविधता वाला देश भारत। हमारा देश भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संसार के प्रायः सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अर्थात यहाँ की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। अर्थात लोकतंत्र क्या है? जनता द्वारा, जनता के लिए चुनी गई सरकार के द्वारा यहाँ शासन किया जाता है। अर्थात यहाँ के लोग अपने मनपसंद के सरकार को मतदान के द्वारा चुनते हैं। तो जनता के लिए जनता द्वारा शासन, लोकतांत्रिक देश की यही विशेषता है, यही पहचान है। तो हमारा देश भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संसार के प्रायः सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते हैं। कहने मतलब हमारे देश में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी लोग यहीं रहते हैं, जैन धर्म को भी मानने वाले लोग यहीं रहते हैं। कहने मतलब संसार के प्रायः जितनी भी धर्म हैं, तो हर धर्मों के मानने वाले लोग या अनुयायी हमारे देश में निवास करते हैं। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता पूरे विश्व में भारत को एक विशिष्टता प्रदान करती है। यही हमारे देश की विशेषता है।
भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से अलग अलग है, विविधता हैं, फिर भी हमारे देश को एक सूत्र में बांधे रखता है और यही भारत को विशिष्टता प्रदान करती है। तो आइए बच्चों, हम बारी बारी से अपने देश की अलग अलग विविधता को बारे में जानेंगे। तो आइए हम पहला देखते हैं भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता क्या है? भारत 32,000, हमारा देश भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बच्चों, एक आप सब याद रखेंगे कि हमारा भारत का क्षेत्र कितना दूर तक फैला है। तो याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भारत के अगर आप मानचित्र को देखते हैं तो भारत के उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरी हुई है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम भारत की चौहद्दी को भी याद रख सकते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर के भारतीय प्रायद्वीप के तट लहराते हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत को स्पर्श करती है। आप एक बार पुनः पृष्ठ संख्या 2 में भारत के मानचित्र को देखते हैं तो आपको इन 7 देशों के नाम आपको पता चल जाएगा। और ये कौन है? ये भारत के पड़ोसी देश है। आइए हम मानचित्र को देखते हैं। तो बच्चों, आप जब मानचित्र को देखिएगा तो पश्चिम की ओर आप देखते होंगे, आपको भारतीय मरुस्थल के बाद आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आप उत्तर की ओर चले जाए तो आपको उत्तर पूर्वी की ओर चले जाए तो चीन, इसके बाद आप बांग्लादेश को देख सकते हैं, बर्मा को देख सकते हैं। इसके अलावे आप श्रीलंका को सबसे नीचे देख सकते हैं जो नीचे हिंद महासागर में अवस्थित है। तो कहने का अर्थ है बच्चों, इस मानचित्र में आप अपने पड़ोसी देशों को देख सकते हैं। इस मानचित्र में आप हिमालय पर्वत की श्रेणियों को देख सकते हैं। इस मानचित्र में आप नदियों के नाम को भी आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। पठारों के भी नाम दिए गए हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे भारत का मानचित्र में, जिसे आप स्वयं देख करके पहचान कीजिए। हिमालय से सटे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। हिमालय किस ओर स्थित है? तो उत्तर की ओर स्थित है। तो इस उत्तरी क्षेत्र में हिमालय से सटे क्षेत्रों में क्या होती है? अत्यधिक ठंड पड़ती है। वहीं राजस्थान में अगर हम चले जाते हैं तो राजस्थान में अत्यधिक गर्मी के लिए जाना जाता है। यदि मेघालय में मासिनराम को दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। बच्चों, याद रखेंगे, मेघालय में एक स्थान है मासिनराम। तो विश्व में सबसे अधिक अगर वर्षा होता है तो इसी क्षेत्र में होता है, मेघालय के मासिनराम में। तो मेघालय में मासिनराम को दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बच्चों, राजस्थान जो अत्यधिक गर्मी के लिए जाना जाता है, वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। हमारे देश भारत में कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं विस्तृत मैदान हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पठार हैं तो कहीं तटीय क्षेत्र हैं। बच्चों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्रमशः अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
याद रखेंगे बच्चों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। आप पुनः भारत की मानचित्र को देखिए। बच्चों, जब आप भारत के मानचित्र को देखते हैं तो अरब सागर में आपको लक्षद्वीप दिखाई देता होगा और बंगाल की खाड़ी में देखेंगे नीचे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह नजर आ रहा है। तो ये थे बच्चों हमारा भौगोलिक विविधता। इसके बाद हम आगे देखेंगे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। तो दुनिया के 4 प्रमुख धर्म का उद्भव स्थल भारत माना जाता है। तो वे 4 धर्म कौन कौन हैं, जिसका शुरुआत या उद्गम स्थल या उद्भव स्थल हमारा भारत है? तो हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध। तो बच्चों, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन तथा बौद्ध धर्म का उद्भव स्थल हमारा देश है, भारत है। स्वाभाविक है कि इन धर्मों के अनुयायी भारत में निवास करते होंगे। इसके अलावे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी तथा अन्य धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। तो इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ हैं। हिंदू धर्म में शैव, शाक्त और वैष्णव बड़ी संख्या में रहते हैं। इस्लाम में शिया और सुन्नी में विभक्त है। तो ये क्या है बच्चों? तो हमारे जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, पारसी हर धर्म के लोग रहते हैं और इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ के लोग मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में शैव हो गया, शाक्त है तथा वैष्णव जो बड़ी संख्या में मानते और हमारे देश में निवास करते हैं। इस्लाम में भी 2 भागों में विभक्त है, शिया और सुन्नी में विभक्त है। सिख में भी 2 भाग है, नामधारी और निरंकारी पथ में। जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर पथ में तथा बौद्ध भी हीनयान और महायान पथ में विभक्त है। याद रखने वाली बात है बच्चों कि कौन कौन से पंथ किन धर्म में बटे हुए हैं। तो हिंदू धर्म में शैव, शाक्त तथा वैष्णव, इस्लाम में शिया और सुन्नी, सिख में नामधारी और निरंकारी पथ, जैन में दिगंबर और श्वेतांबर पथ तथा बौद्ध में हीनयान और महायान पथ में विभक्त है। कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण तथा महाभारत है। इन पुस्तकों को भी आप याद रखेंगे कि हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन कौन सा है। तो वेद है, वेद 4 होते हैं। पुराण 18 पुराण होते हैं। उपनिषद, रामायण और महाभारत। इसके अलावा इस्लाम धर्म का धार्मिक पुस्तक है कुरान शरीफ। ईसाई धर्म का धार्मिक पुस्तक बाइबल है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। आगम सूत्र जैन धर्म का धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्धों का तथा जेदा अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ था। तो इन ग्रंथों का नाम आप याद जरूर रखेंगे बच्चों। देश में अनेक जातियां रहती है। उनकी पूजा पद्धति, रीति रिवाज में भी विभिन्नता पाई जाती है। एक ही गांव में रहने वाले विभिन्न धर्म और जाति के लोगों को जीवन पद्धति भी अलग अलग होती है। कहने का अर्थ हुआ कि हमारे देश भारत में अनेक धर्म के मानने वाले अनेक जाति के लोग रहते हैं और हर धर्मों का पूजा पद्धति, हर जातियों की पूजा पद्धति, रीति रिवाज भी क्या होती है? अलग अलग होती है। आप अगर एक गांव भी देखते रहते होंगे तो वहाँ अगर विभिन्न जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं तो उनका भी रहन सहन, खान पान, पहनावा, धर्म मनाने का रीति रिवाज क्या है? अलग होता है। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्यौहार तो समूचे देश में मनाया जाता है। अर्थात कुछ ऐसे प्रमुख त्यौहार हैं जो पूरे भारत एक साथ मनाता है। पूरे भारत के हर राज्यों में यह त्यौहार मनाया जाता है। जैसे दीपावली हुआ, होली हुआ, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस इत्यादि त्यौहार पूरे भारत में मनाए जाते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न
भागों में अलग अलग त्यौहार, क्षेत्रीय त्यौहार मनाया जाता है। जैसे हमारा झारखंड में सरहुल, करमा, दशहरा, सोहराय और टूसू पर्व उत्साह से मनाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ के कुछ इलाकों में मंडा पूजा की भी परंपरा है। मंडा पूजा, भोक्ता पर्व, जिसको हम लोग भोक्ता पर्व के भी नाम से जानते हैं। तो हमारे झारखंड में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो सरहुल, करमा, दशहरा, सोहराय और टूसू पर्व, और कुछ क्षेत्रों में मंडा पूजा। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों में कुछ क्षेत्रीय त्यौहार होते हैं। जैसे पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, बिहार में छठ, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल तथा केरल में ओणम प्रमुख त्यौहार है। तो देखिए आपके चित्र दिखता होगा, यह एक झारखंड का नृत्य का चित्र है जो सरहुल त्यौहार को मनाया जा रहा है, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, बिहार में छठ, हमारे झारखंड और उत्तर प्रदेश, हमारे झारखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी छठ मनाए जा रहे हैं। असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल तथा केरल में ओणम क्या है? प्रमुख त्यौहार है। तो विभिन्न समाजों में खुशी का इजहार नृत्य के द्वारा किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में नृत्य की विविधता पाई जाती है। तो जब भी कोई त्यौहार हम लोग मनाते हैं, घर में खुशियां मनाते हैं या किसी भी फंक्शन में, त्यौहार में, शादी विवाह में, तो नृत्य होता है। तो विभिन्न भागों में भी नृत्य का या नाच का विविधता पाया जाता है। जैसे झारखंड में छऊ नृत्य, पाइका, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य, डोमकच, झूमर का विशेष महत्व है। तो हमारा झारखंड में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? तो छऊ नृत्य, पाइका, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य, डमकच और झूमर का विशेष महत्व है। असम में बिहू, गुजरात में गरबा और डांडिया जो नवरात्र के समय नृत्य किया जाता है। केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली, ओडिशा में ओडिसी, पंजाब में भांगड़ा, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश में कथक तथा नागालैंड में चांगलो प्रमुख नृत्य हैं। तो ये जो अभी मैंने नाम बताए, ये सब नृत्य की विविधता है। एक बार याद रखेंगे, झारखंड में छऊ नृत्य, पाइका, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य, डोमकच, झूमर का महत्व है। असम में बिहू नृत्य, गुजरात में गरबा और डांडिया नृत्य, केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली, ओडिशा में ओडिसी नृत्य, पंजाब में भांगड़ा, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश में कथक तथा नागालैंड में चांगलो प्रमुख नृत्य हैं। तो ये था बच्चों हमारा धार्मिक सांस्कृतिक विविधता। तो बच्चों अभी मैंने आपको दो विविधता बताई, भौगोलिक विविधता और धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता। बच्चों आज हम यहीं तक, इस भाग में आज हम यहीं तक रहेंगे। हम अगले भाग में नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में हम जानेंगे खान पान की विविधता, भाषाई विविधता और पहनावा में विविधता और आर्थिक विविधता। तो बच्चों आज हम यहीं तक रहते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। तो बच्चों ये आपके नए सत्र, नई कक्षा में आपका प्रवेश हुआ है। आप सबका हम पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए पाठ को आप समझ जाते होंगे। तो बच्चों फिर हम आपके बीच आएंगे हमारा समाज के दूसरे भाग में। तब तक के लिए बच्चों आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।